हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे लिटरेरी डिवाइसेज जैसे कि मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, अलिट्रेशन है, असोनेंस है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेटाफर क्या होता है। मेटाफर जैसा कि आप किसी ट्रेट को लेकर के, किसी कैरेक्टर को लेकर, किसी गुण को लेकर के आप दो डिसिमिलर थिंग्स को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर देते हैं। जैसे सूरज का चेहरा चमक रहा है, सूरज का चेहरा जो चमक रहा है यह सूरज के चेहरे के समान है। जैसे मैंने कहा तुम्हारा चेहरा सूरज के चेहरे जैसा है, तो यहाँ पर अगर मैं लाइक और एज यूज़ ना करूँ कि यू हैव द फेस ऑफ द सन, यू हैव द फेस ऑफ द सन, कि तुम्हारे अंदर सूरज जैसा चेहरा है, तो अब यहाँ पर मैंने लाइक भी यूज़ नहीं किया और एज भी यूज़ नहीं किया, तब मैंने एक दूसरे को ट्रेट्स के माध्यम से कंपेयर कर दिया, तो वह हो गया मेटाफर। लेकिन अगर मैं लाइक और एज यूज़ कर दूँ तो वो हो गई सिमिली। एक ही लेटर का अगर हर वर्ड की शुरुआत में अगर रिपीटिशन होगा तो वो होगा अलिट्रेशन। अगर साउंड रिपीट होगा, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, तो वॉवेल साउंड रिपीट होता है तो असोनेंस, और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंस कहलाएगा। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग को अगर आप लिविंग बॉडी दे दोगे या लिविंग एक्टिविटी दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हम पोइट्री के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस पर बेस्ड होगा। तो एक देखिए, 1000 times वी नीडेड यू, हज़ारों बार हमें आपकी ज़रूरत थी। 1000 times वी क्राइड, हम हज़ारों बार बिल्लाए भी थे, चिल्लाए भी थे। इफ़ लव अलोन कुड हैव सेव्ड यू, अगर प्रेम ही अकेला तुम्हें बचा लेता। तो देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखना, अच्छे से हाईलाइट करता हूँ मैं कि जो लव है, लव जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है पर्सोनिफाइड करके, कि देखो अकेला बचा सकता है, तो सेव करना यानी बचाने का जो काम है वो ह्यूमन बीइंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लव कर रहा है। तो इफ़ लव अलोन, अकेला लव, कुड हैव सेव्ड यू, तुम्हें बचा पाता। यू नेवर वुड हैव डाइड, तो शायद तुम कभी मरे नहीं होते। ए हार्ट ऑफ गोल्ड, अब देखो ए हार्ट ऑफ गोल्ड, यहाँ पर आपको मेटाफर नज़र आएगा कि सोने का हार्ट, तो सोने का कोई हार्ट होता है क्या? हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब सुनहरा हृदय, मतलब जो मनोरम या फिर जेनरस हार्ट हो उसको कहते हैं। स्टॉप्ड बीटिंग, वो धड़कना रोक चुका है। टू ट्विंकलिंग आइज, दो जो ट्विंकल करती हुई जगमगाती आंखें हैं, क्लोज टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए बंद हो गई हैं। गॉड ब्रोक आवर हार्ट्स, भगवान ने हमारे हृदय को तोड़ा है। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, ही ओनली टुक द बेस्ट, कि वो ही केवल एक है जो हर चीज़ को बेस्ट तरीके से ले सकता है। नेवर अ डे गोज़ बाई दैट यू आर नॉट इन माई हार्ट, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब तुम मेरे हृदय में नहीं रहते, एंड माई सोल, और मेरी आत्मा में नहीं रहते। तो अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि कौन सा वर्ड पर्सोनिफाइड हुआ है, तो आप बताइए। देखो अगर कौन सा वर्ड पर्सोनिफाइड हुआ है तो गोल्ड वर्ड पर्सोनिफाइड नहीं हुआ है। गोल्ड से रिलेटेड तो वहाँ पर क्या आया था, मेटाफर, हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। अगर हम आँखों की बात करें तो आँखें कभी पर्सोनिफाइड नहीं हो रही, आँखों ने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की है, बंद होने खोलना आँखों का काम होता है, तो उसमें कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ। गॉड खुद पर्सोनिफाइड है ही, खुद पर्सन है ही, तो इनका पर्सोनिफिकेशन से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर जो पर्सोनिफाइड किया गया है वो है आपका लव। ए हार्ट ऑफ गोल्ड स्टॉप्ड बीटिंग, ये लाइन आ गई, ए हार्ट ऑफ गोल्ड स्टॉप बीटिंग। देखो अपन ने उसको सोने का हृदय कहा है, और सोने का हृदय मतलब हमने एक ट्रेट लिया है, कहते हैं ना सोने जैसा मन है तेरा। तो सोने जैसा मन इंसान का तब होता है जब वो बहुत जनरस होता है, उदार होता है। तो यहाँ पर उदार आदमी है तो मेटाफर यूज किया गया है, ये मेटाफर है। इफ़ लव अलोन कुड हैव सेव्ड यू, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुआ है, तो आपको पता है लव अकेला ही बचा लेता है, तो इसमें मानवीकरण हुआ है, पर्सोनिफाइड यूज हुआ है। तो देखिए अगला, टू ट्विंकलिंग आइज, तो देखो आप देख रहे हो कि टू का टे से शुरुआत हो रहा है, या टी आ रहा है यहाँ पे भी और टी आ रहा है, तो ये क्या है, अलिट्रेशन है। तो अलिट्रेशन यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, दो जगमगाती आंखें। अगला देखेंगे, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, वो आनंद की आत्मा थी, आनंद की प्रेत थी, है ना। व्हेन फर्स्ट सी ग्लीम्ड अपॉन माई साइट, ठीक है ना, ग्लीम्ड अपॉन माई साइट, आई लवली अ लवली अपरिशन, एक प्यारा सा प्रेत, सेंट टू बी ए मोमेंट्स ऑर्नामेंट, ठीक है ना। हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर, लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर, बट ऑल थिंग्स एल्स अबाउट हर ड्रान फ्रॉम मे टाइम एंड द चीयरफुल डान, अ डांसिंग शेप एंड इमेज गे, टू हॉन्ट, टू स्टार्टल्ड एंड वेले।
अब देखना ये जो आप पोइम पढ़ेंगे, देखो पोइम हर बार नई होगी वहाँ पर, मैं तो आपको समझाना चाहूँगा कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अगर हम पोइम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और ये क्या है कि बार बार चेंज होकर आएगी, तो किस तरह से हम उनको जज करते हैं, किस तरह से हमें अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो वो हम देखेंगे। देखो, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। देखो अब फैंटम ऑफ डिलाइट, डिलाइट यानी आनंद, आनंद की मूर्ति, आनंद का भूत, आनंद की आप प्रेरणा या प्रेत कह सकते हो, या आनंद की आत्मा। फैंटम का मतलब हम सोल से लेंगे, तो बताओ आनंद जो है उसकी आत्मा हमने बनाई है, राइट। तो आनंद जो है वो हमने क्या किया है, उसको मेटाफर यूज़ किया है। हमने क्या यूज़ किया इसके अंदर, मेटाफर यूज़ किया है। हर आइज एज स्टार्स, देखो उसकी आंखों को हमने किससे कंपेयर किया है, तारों से, तो एज आ गया, लाइक आ गया, तो सिमिली हो गया, ठीक है ना। देखो बहुत सीधे तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखेंगे, अगला देखिए, टू बी अ मोमेंट्स ऑर्नामेंट। टू बी अ मोमेंट्स, एक क्षण का आभूषण। तो देखो क्षण का आभूषण मतलब आप बताओ आभूषण तो कौन पहनता है, विमेन पहनती है, महिलाएं पहनती है, इंसान पहनता है, और हमने ये आभूषण किसको दे दिए, एक क्षण को, यानी कि टाइम को। टाइम को हमने पर्सोनिफाइड कर दिया, मतलब ह्यूमन थिंग्स हमने किसको दे दी, हमने ह्यूमन थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को दे दी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा पर्सोनिफिकेशन। स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो किसके हैं, तारे किसके हैं, सांझ के समय पर जो मेला लगता है उसके। तो सांझ के समय पर आकाश में मेला लगता है तो तारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये क्या मेटाफर है, मेटाफर है। मेटाफर देखो आप है ना ऑफ से पहचान लिया करो कि मेटाफर है। एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है, रात जैसे ही समय रात का आता है तो रात के समय पर तारे एकत्र हो जाते हैं। तारों को कंपेयर किया गया है किससे, लोगों से जो मेले में इकट्ठे होते हैं, राइट। तो अब लोग और मेले यहाँ है नहीं, दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का यहाँ पर कंपैरिजन दिख रहा है। आगे देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पोइम टू आंसर द क्वेश्चन। देखो पोइम तो पढ़ लेते हैं हम, कुछ क्या पता हिंट मिल जाए। ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टीड फास्ट एज द आर, नो नॉट इन लोन स्प्लेंडर हंग अलोफ्ट द नाइट, एंड वॉचिंग विद इटर्नल लीड्स अपार्ट, लाइक नेचर्स पेशेंट स्लीपलेस eremite, the moving waters at their priest-like task of pure ablution round earth's human shores, of gazing on the new soft fallen mask of snow upon the mountains and the moors, no yet still steadfast, still unchangeable. आगे देखेंगे, pillowed upon my hair's love, fair love's ripening breast, to feel forever its soft fall and swell, awake forever in a sweet unrest, still to hear her tender taken breath, and so live ever or else soon to death. अब इसमें क्या आ रहा है देखो, और सब छोड़ो आप तो देखो, would I were steadfast as thou art, क्या मैं तुम्हारे बराबर ही सीधा steadfast होता जैसे कि तुम हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एज, क्या आ गया, सिमिली, सीधा हो जाएगा। तो देखो, नॉट इन लोन स्प्लेंडर हंग अलोफ्ट द नाइट, नॉट इन लोन मतलब अकेले में जो स्प्लेंडर होता, वैभव था, वो लटकती है अलोफ्ट द नाइट, किस पर, अलोफ्ट द नाइट मतलब ठीक रात के समय पर क्या होती है, स्प्लेंडर जो है हंग करता है। अब हंग लटकना लिविंग थिंग का तो काम नहीं, नॉन लिविंग थिंग का तो काम नहीं होता, लिविंग थिंग का होता है। तो क्या होगा, देखो एक बार और देख लो, स्प्लेंडर को कहीं पर्सोनिफाइड किया गया है कि नहीं, एक बार देखो, जो वैभवता होती है ये रहा, नॉट इन लोन स्प्लेंडर हंग अलोफ्ट द नाइट, एंड वॉचिंग, देखो देख रहा है, एंड वॉचिंग विद इटर्नल लिड्स अपार्ट, मतलब वैभवता जो है अपने आँखों को अलग करे हुए वो देख रही है। तो वैभवता क्या है, यहाँ पर पर्सोनिफाइड हुई है। तो देखो अब यहाँ पर आपका आंसर आएगा बेटा, क्या आएगा आंसर आपका, पर्सोनिफिकेशन। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। अगला देखो, द मूविंग वाटर्स एट दियर प्रीस्ट लाइक टास्क। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, लाइक आ रहा है, तो क्या आ गया, सिमिली आ गया। टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल। अब बताना है क्या आ रहा है, एफ फिर एफ, क्या है, अलिट्रेशन है, और यहाँ पर भी देख लो सॉफ्ट और स्वेल, ये अलिट्रेशन है। तो जब फर्स्ट लेटर में रिपीटेशन होगा तो वो अलिट्रेशन होगा। बहुत इजीली आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द न्यू सॉफ्ट फॉलन मास्क, जो ऑफ स्नो, मास्क ऑफ स्नो ऑफ आ गया, मास्क ऑफ स्नो आ गया ना। मास्क ऑफ स्नो देखते ही क्या कर लोगे आप, सॉफ्ट फॉलन मास्क ऑफ स्नो, तो मास्क ऑफ स्नो आ गया। अब बताओ क्या करोगे, बर्फ़ का जो मास्क है, मेटाफर हो गया। मेटाफर कहाँ है, ये रहा आंसर, मेटाफर आ गया।
ठीक है ना। अगर आंसर्स में आंसर की में कोई गलती हो तो अपन सॉल्व कर ही रहे हैं, आप उनको इनकॉर्पोरेट कर लेना। अगर कोई छोटे मोटे एरर्स निकल जाए, जैसे आंसर बी की जगह सी या डी कुछ हो जाए, तो आप एक बार इनकॉर्पोरेट कर लेना। लाइक ए ह्यूज पाइथन की तरह विंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक इंटेंडेड डीप विद स्कार्स up to its very summit near the stars a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live, but gallantly the giant wears the scarf and the flowers are hung in crimson clusters all the walks among, whereon all day are gathered bird and bee, and oft at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose यानी आराम करना। Which figure of speech is used in the first line of the poem? अब पहली लाइन पढ़ेंगे हम पोइम की। लाइक आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर पहली लाइन में क्या है, सिमिली है। Which figure of speech used in the sixth line? अब छठी लाइन में पढ़ते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अभी आप डायरेक्ट ऑप्शन में देखिए, देखो छठी लाइन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। द जाइंट वियर्स द स्कार्फ एंड द फ्लावर्स आर हंग। देखो जो जाइंट राक्षस यानी बड़े बड़े पेड़ों की बात आ रही है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो स्कार्फ पहनते हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। और फ्लावर्स आर हंग, और फूल लटके हुए हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। तो देखो ये आ गया पर्सोनिफिकेशन। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड वर्ड एंड वी, जहाँ पर सारे दिन पक्षी और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो गैदर्ड रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है बताना। सारे दिन इकट्ठे रहते हैं कौन, बर्ड एंड बी, तो बी और बी आ रहा है, तो अलिट्रेशन हो गया, अलिट्रेशन आ रहा है, ये रहा, ठीक है ना। तो देखिए एक बार, बहुत जल्दी निकाल लोगे आप आंसर। विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लॉज, तो अब बताओ इसमें क्या है, स्वीट सॉन्ग सीम्स, अब बताना क्या आएगा, अलिट्रेशन। हुज इन द फोर्थ लाइन इज यूज फॉर, हुज किसके लिए यूज हुआ है, तो देखना फोर्थ लाइन में देखना आप, हुज किसके लिए यूज हुआ है। तो लाइक ए ह्यूज पाइथन, एक बड़े पाइथन की तरह, विंडिंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमती हुई, द रग्ड ट्रंक, घिसा हुआ जो ट्रंक है, तना है, इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, वो घाव से बिल्कुल चोटिल हुआ है, अप टू इट्स वेरी समिट, इसके बहुत शिखर पर, नियर द स्टार्स, तारों के समीप। अब क्या होगा, वो तारा ही, तारों के समीप तक जाएगा कौन, बेल जाएगा या फिर पेड़ जाएगा, पेड़। अ क्रीपर क्लाइम्स, है ना, एक क्रीपर किसके, क्रीपर चढ़ती जाती है, इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड, बताओ बेल किसके सहारे चढ़ती है, पेड़ के सहारे। तो हुज कौन के लिए आया है यहाँ पर, ट्री के लिए आया है, तो आप आंसर लगाएंगे कि हुज किसके लिए आया है, ट्री के लिए आया है। द बर्ड जाइंट इज यूज फॉर, जाइंट कौन है, जाइंट भी ट्री है। हुज स्वीट सॉन्ग सीम्स टू हैव नो क्लोज, कौन के स्वीट सॉन्ग्स में क्लोज नहीं होता, बर्ड एंड बी, बर्ड एंड बी स्वीट सॉन्ग्स गाते रहते हैं, ये अपन ने अभी पढ़ ही लिया, ये लिख रहा है देखो कि बर्ड एंड बी का जो स्वीट सॉन्ग होता है, तो देखो ऑफ एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लोज, ऊपर से आ रहा देखो, वेयर ऑन ऑल दे गैदर्ड बर्ड एंड बी, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं और वहाँ पर अपना गीत गाते रहते हैं। तो ये अपन का हो गया। अगला देखिए, एंड लाइक अ डाइंग लेडी लीन एंड पेल हु टॉटर्स फोर्थ, टॉटर मानी होता है डगमगाती हुई चलना, रैप्ड इन अ गॉजी वेल out of her chamber, led by the insane and feeble wanderings of her fading brain, the moon arose up in the murky east, murky east, इसके बाद क्या आ रहा है, murky east, a white and shapeless mask, which figure of speech is used in the first line of the poem। अब देखो फर्स्ट लाइन में तो मैंने आपको बताया था कि लाइक शब्द आ रहा है शायद, एंड लाइक अ डाइंग लेडी, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट लाइन में क्या है, फर्स्ट लाइन में आप कहेंगे कि आपकी फर्स्ट लाइन में आप आराम से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और मैंने पिछली वीडियो में आपको पीडीएफ अटैच कर दी है स्क्रैकर की, तो आप एक बार देखना। इसका जो फर्स्ट लाइन थी उसमें सिमिली थी कि नहीं, तो अपना आंसर सिमिली होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड इन द पोइम, इसमें जो पोइम है उसमें पर्सोनिफाइड क्या हुआ, लेडी, लेडी तो लेडी है, तो लेडी तो आंसर होगा ही नहीं। ब्रेन हुआ है, मून हुआ है या वेल हुआ है, एक बार देख लेते हैं। देखिए कि एक मरी हुई महिला की तरह दुबली और पतली, हु टॉटर्स फोर, जो आगे बढ़ती है, रैपिंग इन अ गॉजी वेल, ठीक है ना, गॉजी वेल में ढकी हुई, तो वेल तो यहाँ पर्सोनिफाइड नहीं हुआ। आउट ऑफ अ चैम्बर, अपने चैम्बर से, लेड बाई द इंसेन, जो इंसेन के द्वारा या पागल लोगों के द्वारा नेतृत्व की जाती है, और फीवल बॉन्डरिंग्स ऑफ हर फेडिंग ब्रेन, अपने फेडिंग ब्रेन जो है उससे, अपने फेडिंग ब्रेन से बॉन्डर करते हुए, द मून अरोज अप, तो मून जो है, मून उठा, तो मून को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है ना। और मून के लिए आ रहा है क्योंकि चांद की देवी मानी जाती है हमारे फॉरेन में, तो यहाँ पर आंसर आएगा कि कौन सा पर्सोनिफाइड हुआ है, मून।
तो व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ द पोएम? थर्ड और फोर्थ लाइन की राइम स्कीम निकालना बताता हूँ। देखो राइम स्कीम कैसे निकालते हैं कि देखो राइम स्कीम देखो, आप अंतिम वर्ड को पढ़ा करो। अंतिम वर्ड क्या आ रहा है? पेल, वेल। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? इंसेन, इंसेन, ब्रेन, ब्रेन, ये आ रहा है। तो एन, इन, तो ये दोनों की राइम स्कीम अलग है। एल, एल, ए, ये बी, बी। राइम स्कीम क्या हो गई इसकी? बी, बी राइम स्कीम हो गई है। तो आप है ना क्या, समान शब्द की जो राइम स्कीम होती है उनको समान मान लिया करो। तो देखो अभी पहली अगर हम बात करें कौन कौन सी लाइन की पूछ रहा है ये, कि केवल पहली राइम स्कीम की पहली और जो थर्ड और फोर्थ लाइन पूछ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ लाइन क्या होगी आपकी? बी, बी, यानी ये होगी। हु इज रिप्रेजेंटेड लीन एंड पेल एयर। लीन, अब बताओ पूरा जो स्टेंजा है पूरा किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा ही यहाँ पर लीन और पेल नज़र आता है। तो देखो, लेट नॉट द टाइटल ऑफ माई वर्स ऑफेंड, नॉर लेट द प्राइड कॉन्ट्रैक्ट हर रिजिड ब्रो, दैट हेल्पलेस इनोसेंस डिमांड्स अ फ्रेंड, वर्च्यू हर सेल्फ विथ चीयरफुली अलाउ। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द होल स्टेंजा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस पूरे स्टेंजा में यूज हुआ है? लेट नॉट द टाइटल ऑफ माई वर्स ऑफेंड, कि मेरा जो टाइटल है उसके छंद का जो टाइटल है मेरे उसको किसी तरह से क्रिटिसाइज मत करो। नॉर लेट द प्राइड कॉन्ट्रैक्ट हर रिजिड ब्रो, और ना ही अभिमान को कॉन्ट्रैक्ट करने दो, अनुबंध बना दे दो अपने सख्त बाहों से। मतलब क्या होता है? अभिमान होता है, कई लोगों के अंदर घमंड होता है, तो वो दूसरे की लिखी गई कविताओं में क्या निकाल देते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं उनको। दैट हेल्पलेस इनोसेंस, कि जो असहाय भोलापन है, डिमांड्स मांग करता है एक मित्र की, कि मैं जैसे कवि हूँ तो मैं बहुत असहाय हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि मेरा भोलापन है, मैंने कहीं गलतियाँ की होगी, तो मुझे एक ऐसा मित्र चाहिए जो मेरी गलतियों को बता सके और बल्कि उसको क्रिटिसाइज नहीं बता सके। वर्च्यू हर सेल्फ, और जो गुण है वो खुद विल चीयरफुली अलाउ, वो चीयरफुली अलाउ करेगा। तो देखो इसमें वर्च्यू, इनोसेंस और प्राइड, ये तीनों शब्दों को क्या है? पर्सोनिफाइड किया गया है। तो अगर हम देखें तो इसमें सरफेसली कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ हुआ है, वो है पर्सोनिफिकेशन। राइम स्कीम क्या है पूरे स्टेंजा की? तो देख लेते हैं। ऑफेंड, ब्रो, फ्रेंड, अलाउ, अलो या अलाउ, है ना? ब्रो, अलाउ, ऐसे कर दो आप। तो देखो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी राइम स्कीम क्या होगी। ऑफेंड में, फेंड में ए, ब्रो बी, फ्रेंड में ए और लव बी। तो आपकी राइम स्कीम होगी ए बी, ए बी। मैंने राइम स्कीम कैसे निकालते हैं इसको बड़े विस्तार से आपको पढ़ा रखा है, आप देख लेना। तो ए बी राइम स्कीम है सी। अब आपका जो अगला स्टेंजा है, अलोन, अनफ्रेंड, बड़ा है तो उसको मुझे थोड़ा बड़ा ही कर लेना चाहिए। अलोन, अनफ्रेंड ऑन ए फॉरेन शोर, behold an helpless melancholy maid, begging her scanty fare from door to door, with piteous voice and humbly bended head. Alas, her native tongue is known to few, her manners and her garb excite surprise. The vulgar stare to see her bid allure, her tattered garments fix their curious eyes. Seize your laugh, you thoughtless vain. Why sneer at you poor Indians' pain? It's nature's artless void that speaks. Behold the tear, bedew her cheeks. Imploring actions, busting sighs, reveal enough to British eyes. यहाँ एक पैट्रियटिक पोइम है, आप कह सकते हैं। Seize your laugh, you thoughtless vain. कौन सा है? अरे बिना विचार वाले बुद्धि, तू रुक जा। अब बुद्धि क्या हंसेगी क्या? नहीं ना, पर्सोनिफाइड है, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ यूज़ किया गया है। आगे देखेंगे, विच फिगर ऑफ स्पीच इज मोस्टली यूज इन द पोइम। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है पोइम में? पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ हुआ है। व्हाट इज़ द पोइम अबाउट? पोइम किसके बारे में है? इंडियन, ब्रिटिश, नेचर या फिर अर्थ, किसके बारे में है? तो देखना, इंडियन के बारे में आई ये पोइम पूरी, कि देखो एक फ्रेंड था, एक फॉरेन शोर पर बैठा हुआ था, नेटिव टंग उसकी जो नोन थी बहुत कम लोगों के लिए, इंडियन के लिए आ रहा है। तो ये देखो देख ही रखा है, रिवील इनफ टू ब्रिटिशर्स आइज। तो देखो, वाई स्नियर एट यू, तुम क्यों हंसते हो पुअर इंडियंस पेन, किसके दर्द पर? एक गरीब भारतीय के दर्द पर। तो यहाँ पर इंडियन के लिए आया है पूरी पोइम।
व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द फोर्थ लाइन ऑफ द पोइम, पोइम की जो चौथी लाइन है उसकी राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम निकाल लेंगे आप। तो देखो शोर ए, मेड बी, डोर सी, वो ए, हेड बी, तो ए बी तो ये हो गई, तो बी राइम स्कीम है। तो ऐसे ही आप राइम स्कीम निकाल लोगे। आई थिंक राइम स्कीम वाले क्वेश्चन तो नहीं भी करें सॉल्व तो भी चलेगा, क्योंकि राइम स्कीम बार बार अपन को स्टेंजा की निकालनी पड़ेगी। ईजिली आप एक बार में निकाल के रख लीजिएगा, अगर 2-3 क्वेश्चन हो तो आपके एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। देखो, जब अगर दो असमान चीज़ों के बीच में अगर अपन कंपैरिजन करते हैं, दो असमान चीज़ों के बीच में हम सीधी जो कंपैरिजन करते हैं उसको क्या कहते हैं, अलिट्रेशन तो रिपीटिशन होता है, राइम नहीं कहते, मानवीकरण नहीं कहते, अपन मेटाफर कहते हैं। अगर हम सेम वोवेल साउंड्स का अगर रिपीटिशन करें तो उसको क्या कहेंगे, वोवेल साउंड्स के रिपीटिशन को हम असोनेंस कहेंगे। अगर हम एंड में एक लाइन के एंड में अगर हम कहें तो राइम हो जाएगी, वो राइम हो जाएगी, लाइन के एंड में राइम चली जाएगी। लेकिन शब्दों में अगर हम बात करें बीच में ही तो वो एसोनेंस कॉन्सोनेंस होंगे। कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटिशन होगा तो वो अपन का आंसर इसमें क्या होगा, कॉन्सोनेंस होगा। रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, अगर हम समान लेटर्स का बिगिनिंग में अगर शब्दों की शुरुआत में अगर हम रिपीटिशन करेंगे तो वो अलिट्रेशन कहलाएगा। डेथ पुट हिज कोल्ड हैंड, मौत ने अपना ठंडा हाथ रखा। अब मौत का हाथ कहाँ से आ गया, अगर आ गया तो वो पर्सोनिफाइड है, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। तो देखो अब लाइक आ रहा है यहाँ पर तो सिमिली है, तो अब बताओ इसमें देखो सिमिली भी दे रखा है और माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, तो आर भी आ रहा है, तो सिमिली एंड अलिट्रेशन दोनों है। ज्योति कुकड द कैंडी टू लॉन्ग, है ना, व्हेन शी टुक इट आउट ऑफ द ओवन इट वॉज हार्ड एज अ रॉक। तो देखो हार्ड एज अ रॉक में क्या आ रहा है, सिमिली आ रहा है, कि जो अलिट्रेशन नहीं है ऑप्शन में ही नहीं है, देखो अलिट्रेशन नहीं है ना, तो एज अ रॉक आ गया, तो एज आंसर में सिमिली को दिखाता है। इशिता ने बहुत काम किया अपने रिपोर्ट पर। आफ्टर प्रेजेंटिंग इट, इसे प्रेजेंट करके क्लास को, शी फेल्ट एज लाइट एज अ फेदर, यहाँ पर एक पंख की तरह उसने अपने आप को हल्का महसूस किया, तो यहाँ पर सिमिली है। द ओल्ड कार वोक, ओल्ड कार जाग उठी बिना किसी इच्छा के, पुरानी गाड़ी थी बिना किसी इच्छा के जाग उठी। फ्रॉम इट्स ओवरनाइट स्लीप, अपनी लंबी भर की या रात भर की नींद से, खांसी, स्पटरिंग किया और फाइनली ब्रोक इनटू ए लाउड रोअर, और अचानक से अंत में वो क्या हो गई, बहुत तेज़ क्या करने लगी, धाड़ने लगी। आगे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपन का जो इसमें लिटरेरी डिवाइस आएगी वो आएगी पर्सोनिफिकेशन। तो अपन का आंसर इसमें क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा आंसर अपना, डी। 44 देखिए, द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट वॉच सिंपैथेटिकली, यानी कि जो जंगल के जो आपके पेड़ थे उन्होंने सहानुभूति से देखा। अब बताओ देखने का काम तो ह्यूमन बींग्स करते हैं, पेड़ थोड़ी करते हैं। तो इसमें कौन सा है, इसमें अगर हम बात करें तो पर्सोनिफिकेशन आया है। क्या आया इसमें, अगर हम बात करें तो पर्सोनिफिकेशन आया है कि पेड़ देख रहे हैं, पेड़ कभी किसी को देखते नहीं हैं और देखते हैं तो उनको मानव करार दे दिया जाता है। आफ्टर महेश क्लाइम्ड 3 फ्लाइट्स, जब महेश 3 जीना आगे चढ़ गया ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों के, ही हैड टू सिट डाउन, उसे बैठना पड़ा। ही वॉज पुफिंग स्टीम इंजन, वो एक जैसे फुफू करने वाला जो इंजन होता है स्टीम वाला, यानी कि कहते हैं कि वो फुफकारने वाला स्टीम इंजन बन गया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ हाफनी लेने लगा। तो देखो उसको कंपैरिजन दिया गया है अब पुफिंग स्टीम इंजन से, लेकिन लाइक और एज यूज़ नहीं किए गए, तो मेटाफर यूज़ होगा। कनक के पिताजी जो हैं वो एज स्टर्न है, जैसे कि एक जज होता है, उतने सख्त हैं जितना कि कोई जज होता है, तो यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, सिमिली है। ओके दोस्तों, बहुत इजी है। द स्टॉर्म वॉज अ सेवेज बीस्ट, जो तूफान था वो एक जंगली जानवर था। तो तूफान को किससे कंपेयर किया गया है, एक जंगली जानवर से कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया, इसीलिए क्या आएगा, मेटाफर आएगा। अगला देखिए, द स्टॉर्म टुक द हाउस, कि तूफान ने उस मुंह को रख लिया अपने जबड़े में। तो तूफान क्या हो गया, तूफान पर्सोनिफाइड हो गया, राइट, तो क्या हो गया, मानवीकरण। शैली दौड़ पड़ी एक रिले रेस में, तो रिले रेस ऑन सैटरडे, तो अब याद रखना ये रिले रेस बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, अलिट्रेशन भी है। और सिमिली देख सकते हो, उसके जो पैर हैं वो एक लीड की तरह महसूस हुए, तो यहाँ पर लाइक भी आ रहा है, तो सिमिली और अलिट्रेशन दोनों हैं। द डे आफ्टर द रेन, बारिश के अगले दिन, द एयर वॉज क्लीन एंड फ्रेश, हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी और ताज़ा थी। अ सॉफ्ट ब्रीज कैरीड द सेंट ऑफ लिलैक्स, कि जो सॉफ्ट ब्रीज थी मतलब नरम जो हवा थी वो कैरी यानी ले जा रही थी, सेंट यानी गंध को, किसकी, सुगंध को, लिलैक्स की सुगंध को। तो देखो सॉफ्ट ब्रीज कैरिड द सेंट ऑफ लिलैक्स, अब इसमें क्या है, सॉफ्ट ब्रीज कैरिड द सेंस ऑफ
सेंट ऑफ लिलैक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिमिली नहीं है, अलिट्रेशन भी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है कि सॉफ्ट ब्रीज कैरी करना, कैरी कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, उठा के ले जाना, तो यहाँ पर कैरी के रूप में यहाँ पर्सोनिफिकेशन होगा, मेटाफर भी नहीं है इसमें अंदर। भाई लिलैक फूल है और फूल की जो स्मेल होती है और सॉफ्ट ब्रीज ले जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गई, वो पर्सोनिफाइड हो गई। बॉडी का जो बॉय का जो कमरा है वो एक अम्यूज़मेंट आर्केड है, एक आनंद का आर्केड यानी गलियारा है। तो देखो हमने लड़के के कमरे को किससे कंपेयर किया है, एक अम्यूज़मेंट आर्केड से कंपेयर किया है, बिना लाइक और एज लगाए। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। खली उतना ही स्ट्रांग है जितना कि, और लंबा भी है जितना कि एक रेडवुड ट्री होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सिमिली है। कंप्यूटर्स टॉक टू वन अनदर, कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं कंप्यूटर, तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ट्रेन ने सीटी बजाई और चीखी, एज जैसा कि ट्रेन फ्लू थ्रू द टनल, जैसे कि ट्रेन, जो ही ट्रेन किसमें से होकर निकली, सुरंग से होकर निकली, तो ट्रेन ने विसिल बजाई और विसिल चीख उठी, जो ट्रेन की जो विसिल है वो चीख उठी। तो चीखना ह्यूमन बीइंग का काम है, विसिल का काम नहीं है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। किचन इज़ द हार्ट ऑफ माई मदर्स होम, कि मेरे माँ का जो घर है उसका हार्ट कौन है, किचन। तो यहाँ पर क्या है, किचन इज़ द हार्ट। आप यूँ कह सकते हो कि ये मेटाफर यूज किया गया है, ऑफ आ रहा है ना यहाँ, तो मेटाफर यूज हुआ है। द रेन फॉल्स लाइक द सन, तो लाइक आ रहा है, यहाँ पर कौन आया है, सिमिली आया है, ठीक है ना। अगला देखो कि रैबिट्स रनिंग ओवर रोजेज, तो आर अलिट्रेशन है। तो देखो आई एम लास वेगास आई एम लास वेगास ग्रोइंग बाय द इन्फिनिट अवेक, मॉर्निंग बाय नाइट और डे, आई एम लास वेगास माई हैंड इज़ द सैंड। तो यहाँ पर क्या है, लास वेगास एक जगह का नाम है, मेरे हाथ रेत हैं। यहाँ पर ये पूरा की पूरा जो है, अगर हम देखें पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन में नहीं तो पर्सोनिफिकेशन होता कि मैं लास वेगास हूँ जो ग्रोइंग कर रहा है बाय द इन्फिनिट अवेक, किसके द्वारा, इन्फिनिट अवेक के द्वारा। मॉर्निंग बाय नाइट, जो मॉर्निंग बाय नाइट और डे, आई एम लास वेगास माई हैंड इज़ द सैंड। इसमें कहीं लाइक आ रहा है क्या, नहीं है। कहीं एज आ रहा है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। असोनेंस देखिए, लास वेगास ग्रोइंग बाय द इन्फिनिट अवेक, मॉर्निंग बाय नाइट और डे, आई एम लास वेगास माई हैंड, यहाँ पर असोनेंस भी नहीं है। अलिट्रेशन की बात करें, ग्रोइंग इन्फिनिट अवेक, मॉर्निंग बाय नाइट और डे, आई एम लास वेगास माई हैंड इज़ द सैंड, ये भी नहीं है। आपका आंसर आएगा मेटाफर। इसमें अलिट्रेशन भी नहीं है, इसमें सिमिली भी नहीं है, कंपैरिजन चल रही है, मैं लास वेगास हूँ, अपने आप को लास वेगास कहा जा रहा है, मेरे हाथ रेत हैं, मेरे हाथ को रेत कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपैरिजन की जा रही है और बिना किसी लाइक और एज के। केयरिंग कैट्स कैस्केड ऑफ लाफिंग, सी आ रहा है, इसका मतलब एलिट्रेशन है। आई एम अ सोर्ड शार्पर देन अ टंग, कि मैं एक तलवार हूँ जो कि जीव से ज़्यादा तेज़ पैनी हूँ। नोबडी कैन डिफीट मी, मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मैं एक तलवार हूँ। आई कैन नॉट बी हर्ट बाई वॉट पीपल से अबाउट मी, कि मेरे बारे में जो लोग कहते हैं मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल नॉट शो माई एंगर अगेंस्ट समवन एल्स, मैं किसी अन्य के खिलाफ अपना गुस्सा नहीं दिखाती। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आई एम अ स्वॉर्ड, मैं एक तलवार हूँ, शार्पर देन ए टंग, है ना। नोबडी कैन डिफीट मी बिकॉज आई एम अ स्वॉर्ड। आई कैन नॉट बी हर्ट बाय वॉट पीपल से अबाउट मी, आई विल, देखो यहाँ पर सिमिली नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अलिट्रेशन नहीं है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन नहीं है, और यहाँ पर कंपैरिजन चल रही, मेटाफर है। यहाँ पर मेटाफर आपको यूज़ मिलेगा, मेटाफर है यहाँ पर, ठीक है ना। हो सकता है आंसर्स में इस बार आपको बहुत इनकॉर्पोरेट करने पड़े। देखिए 60 का आंसर क्या दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। 60 का आंसर है सी, और ये अपन ने क्या लगाया है, अपन ने लगाया है मेटाफर, सही है, सी ही है। तो देख लेना, जो भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़े तो आंसर आपका सी रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये क्या होता है, यहाँ पर आपके ये जो एक यूनिट है पूरी की पूरी सिमिली मेटाफर वगैरह की, वो होती है कंप्लीट। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में होगा, फिर हम फोनेटिक्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे 4-5 टॉपिक विदिन 2-3 दिनों के अंदर हो जाएंगे, विदिन 2-3 दिनों में हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तेज़ी से पढ़ाया ज़रूर था, लेकिन सारा क्रैकर का था और हमने पहले भी पढ़ रखी है इसके बारे में वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।